प्यारे बच्चों, आज हम विकल्प का तीसरा वीडियो बना रहे हैं। इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे और अपने कॉपी में नोट करेंगे। सही विकल्प है संख्याओं 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा। पहला ऑप्शन दिया है 9:1, दूसरा ऑप्शन दिया है 4:3, सी ऑप्शन दिया है 11:1, डी ऑप्शन दिया है 12:1। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 है, 15 है और 20 है। 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 और 1 होगा। 15 का अभाज्य गुणनखंड 5 × 3 × 1 होगा। 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 5 × 1 होगा। अब हम सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि तीनों में कौन सा अंक कॉमन है। देखिए तीनों में 5 कॉमन है तो 5 को हम लिख लेंगे, और तीनों में 1 भी कॉमन है तो 1 को भी लिख लेंगे। इसका जब गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 आएगा। एचसीएफ हमारा निकल गया। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में निकालने से पहले हमें ध्यान देंगे कि एचसीएफ हमारा आया क्या है। एचसीएफ हमारा 5 आया है तो हम 5 को पहले लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे कि जो उसमें गोला नहीं लगा है, जो संख्याएं बची हुई हैं उन संख्याओं को हम लिख लेंगे। इसमें तो कोई संख्या नहीं बची है 5 के अभाज्य गुणनखंड में। 15 का अभाज्य गुणनखंड में 3 बचा है तो इसको 3 को हम लिख लेंगे। 20 के गुणनखंड में 2 × 2 बचा है तो इसको हम लिख लेंगे। अब इसका गुणा करेंगे। 5 तिहाई 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60। 60 हमारा एलसीएम आ गया। अब क्वेश्चन में हमको बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। अनुपात का मतलब आप लोग जानते हैं कि अनुपात का मतलब होता है बटा। तो हम लिखेंगे एलसीएम बटे एचसीएफ बराबर, तो एलसीएम का मान देखिए क्या आया है। एलसीएम का मान आया है 60 तो उसके सामने 60, और एचसीएफ का मान आया है 5 तो 5। तो संख्याएं देखिए कट जाएंगी। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बचा, 0 है, 10 हो गया, और 5 दूना 10। तो देखिए एलसीएम बटे एचसीएफ बराबर हमको मिला 12/1। अर्थात बटे का मतलब आपको बता दिए हैं कि अनुपात होता है। तो एलसीएम अनुपात एचसीएफ का अनुपात जो निकल के आ रहा है 12 बटे का मतलब अनुपात, अनुपात 1, ये हमारा आंसर आएगा। अब देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। रेखीय बहुपद ax + b का शून्यक होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है a/b, ऑप्शन नंबर बी दिया है b/a, ऑप्शन नंबर सी दिया है -b/a, और ऑप्शन नंबर डी दिया है ab। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है ax + b का शून्य क्या होगा। इसके बराबर हम लिख देंगे 0, कुछ नहीं है 0 लिख सकते हैं। तो ax बराबर, ये प्लस में है, जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -b। अब a का x में संबंध गुणे का है, जब इधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर -b है ही, ये गुणा था, इधर गया तो भाग में हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया -b/a, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है।
रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। अब देखिए, हम इन तीन शर्तें लिखी हैं, चौथा लिखा इनमें से कोई नहीं। यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 तो एक अद्वितीय हल होता है। बी ऑप्शन दिया है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 तो कोई हल नहीं होता है। यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 तो अनंतः अनेक हल होते हैं। और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमको पूछा अद्वितीय हल, तो हम जानते हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2, तब एक अद्वितीय हल होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, AP दिया हुआ है 2, -2, -6 और -10 में सार्वअंतर निकालना है। अब देखिए हम सार्वअंतर कैसे निकालते हैं। श्रेणी हमारा दिया है AP 2, -2, -6 और -10। A1 है, प्रथम पद है, A2, A3, A4। अब देखिए D जो हम निकालते हैं, D मतलब सार्वंतर, दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं, A2 माइनस A1, तो A2 हमारा -2 है और A1 हमारा 2 है। तो समान चिन्ह है, समान चिन्ह में राशियां क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहता है, तो चिन्ह तो हमारा माइनस ही रहेगा। और 2 और 2 4, ये हमारा -4 आ गया। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या, द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या होती है ना। अब द्विघात समीकरण है, उसकी घात कितनी है, 2 है, तो 2 मूल होंगे। 3 घात होगी तो 3 मूल होंगे, 4 घात होगी तो 4 मूल होंगे। और द्विघात समीकरण में हमेशा जो है 2 ही मूल मिलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के शीर्ष 4, 3, 2, -3 तथा -3 और 6 है तो उसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। अब देखिए उस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। त्रिभुज दिया है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, और केंद्रक के निर्देशांक ए का मान दिया है 4 और 3, बी का दिया है 2 -3, सी का दिया है -3 और 6। अब देखिए केंद्रक जो है यहाँ होगा, केंद्रक के निर्देशांक हम निकालेंगे, तो ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2, ये हमारा x3, ये हमारा y3, ये मान हो गया। अब निकालेंगे हम, तो फार्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y का है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। तो x1 का मान 4 है, 4 लिखेंगे, x2 का मान 2 है, 2 लिखेंगे, x3 का मान -3 है, -3 लिखेंगे, बटे 3 कर देंगे, y1 का मान 3 है तो 3 लिखेंगे, y2 का मान हमारा -3 है तो -3 लिखेंगे, और y3 का मान हमारा 6 है तो हम 6 लिखेंगे और बटे 3 कर देंगे। हम इसको हल कर लेंगे, 4 और 2 6 हो गया, प्लस माइनस -3 आ गया, बटे 3। अब देखिए 3 है, यहाँ भी प्लस है, ये भी प्लस में है, 6 3 9 हो गया, प्लस -3 हो गया, बटे 3।
तो 6 में 3 को माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आ जाएगा 3/3। 9 में 3 को घटा दीजिए, तो 6/3। ये भाग दे दीजिए, एक बार जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6। तो हमारे केंद्रक के निर्देशांक देखिए क्या मिल रहे हैं, 1 और 2। अर्थात इसका जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही है। अगला प्रश्न है कि √2 एक संख्या है, अपरिमेय है कि परिमेय है। तो रूट वाली संख्याएं, जैसे √1 है, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। वर्गमूल 1 है, इसका वर्गमूल तो 1 ही होता है। वर्गमूल 2 ये अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 3 ये भी अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये परिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 ये भी अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 6 ये भी अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 7 ये भी अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 8 ये भी अपरिमेय संख्या है। और वर्गमूल 9 यह अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है। बाकी ये जो संख्याएं हैं ये सब जो है अपरिमेय संख्याएं होती हैं। √1, √4 और √9 ये परिमेय है, बाकी सब अपरिमेय हैं। इसलिए इसमें दिया है √2, तो √2 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। अब मूलों की प्रकृति पूछ रहा है। मूलों की प्रकृति कैसी होगी ये हमको ज्ञात करना है। देखिए इसमें समीकरण दिया है x² + x - 1। x स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो हमेशा a का मान होता है, तो x² गुणांक 1 है। x का गुणांक जो होगा वो b का मान होगा, ये भी 1 है। और जो अचर राशि होगी वो हमेशा अचर राशि वो हमेशा क्या होगा, c का मान होगा, तो -1 है। अब यहाँ d का फार्मूला लगाएंगे, b² - 4ac, तो b का मान मतलब 1 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1 है और c का मान -1 है। तो 1 का वर्ग 1 ही होगा। यहाँ देखिए माइनस है, आगे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 एक कम 4 और 4 एक कम 4, तो 4 और 1 कितना हुआ, 5। मतलब कि 5 आ रहा है जो धनात्मक है। क्या है, धनात्मक है। और जब इसके मूल जो है क्या होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला दूसरा हो गया। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन में। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 9:11, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। हम लोगों ने 6 पाठ में प्रमेय पढ़ा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो भुजाओं का अनुपात तो दिया है, तो अनुपात का मतलब बताए हैं कि बटा होता है, इसके वर्ग के बराबर होगा। तो 9 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो 81 आएगा। 11 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो 121 आएगा। अब अनुपात पूछ रहा है तो हो जाएगा 81/121, बटे का मतलब अनुपात। ये ऑप्शन में हमको भरना है, तो यहाँ भर देंगे 81/121।
121। अगला क्वेश्चन, बिंदु, चौथा नंबर है, बिंदु 4, 0 खाली स्थान अक्ष पर स्थित है। अब 4 और 0 किस अक्ष पर स्थित होगा? अब देखिए, हमने एक्स और वाई अक्ष बना लेते हैं। एक्स अक्ष है, एक्स डैश अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये वाई डैश अक्ष है। यहाँ तो मूल बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई के 0, 0 होते ही हैं। यहाँ 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 और -4। यहाँ 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे -1, -2, -3 और -4। अब देखिए, हमको पता है कि 4 और 0 बिंदु का पूछ रहा है, तो ये जो 4 होता है x का मान होता है और 0 y का मान होता है। अब 4 को हम भुज भी कहते हैं और y के मान को कोटि कहते हैं। तो पहले हम x देखेंगे कि 4 का x अक्ष पर कहाँ है। 4 यहाँ है, तो y का जो निर्देशांक बोल रहा है 0 होना चाहिए। तो 4 से जब हम 0 की तरफ आते हैं तो हम देख रहे हैं किस अक्ष पर चल रहे हैं, x अक्ष पर। y अक्ष पर तो चल नहीं रहे हैं, हम x अक्ष पर चल रहे हैं, इसलिए इसके खाली स्थान में हम क्या भरेंगे, x अक्ष। तो यहाँ हो जाएगा x अक्ष। 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार के चोटी का उन्नयन कोण होगा। अब देखिए, यहाँ पे जो ऊंचाई है, 3 मीटर ऊंची मीनार है, पाद से 3 मीटर दूर चलना है। मान के चलिए इस तरह जो है हमारी एक मीनार है 3 मीटर, और यहाँ इस मीनार से 3 मीटर दूर हमको जाना भी है। अब इसको हमने मिला दिया, ठीक है। तो जिसकी ऊंचाई लंब और आधार, मान लीजिए ABC, इसका नाम दे देते हैं, यहाँ 90 डिग्री बनेगा। जिस त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में लंब और आधार समान होते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वैकल्पिक प्रश्न है, लगाने का प्रयास नहीं करेंगे वहाँ पे। जिस समकोण त्रिभुज में लंब और आधार बराबर हों, वहाँ पे हमेशा जो कोण बनता है वो 45 डिग्री का ही बनेगा। इसलिए इसमें हम भरेंगे 45 अंश। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये 9th क्लास में आप लोग प्रमेय पढ़े रहे होंगे। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अब हम अगला क्वेश्चन सही जोड़ी बनाएंगे। सही जोड़ी में देखिए, पहला ऑप्शन है कि समांतर श्रेणी a + t a + 2d का यनवा पद का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, a + n - 1 × d। तो पहले का ऑप्शन नंबर ई जो है हमारा सही है। इसके बाद दिया समांतर श्रेणी a + d a + 2d का यनवा पदों का योग। यनवा पदों का योग का फार्मूला हमारा यफ ऑप्शन होगा, ये वाला, n/2 × 2a + n - 1 × d। अब अगला प्रश्न दिया है तीसरा नंबर कि 6, 6, 8, 10, 10 का समांतर माध्य हम कैसे निकालेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे, 10, 10, 10, 20, 8, 28, 28, 29, 30, 4, 34, 34 और 6, 40। 40 तो योग आ रहा है, और 40 में कितनी संख्या है, 5, 5 का भाग दे देंगे तो 5 × 8 = 40, 8 बार जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अब इसके बाद
कॉट 30 डिग्री का मान, तो कॉट 30 डिग्री का मान हमारा क्या होता है, √3। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, फार्मूला यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। अब कॉस 48 डिग्री कोसेक 42 डिग्री प्लस साइन 48 डिग्री और सेक 42 डिग्री का जो मान आएगा वो आएगा 2, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब सत्य असत्य की ओर चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखना है। पाइथागोरस प्रमेय का कथन है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको फिर से ध्यानपूर्वक सुन के लिख लें। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दूसरा नंबर, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी लिखिए। तो मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी का फार्मूला हम लिख देंगे। फार्मूला आपको मालूम होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के विविक्तिकर का सूत्र लिखिए। विविक्तिकर का सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। उन्नयन कोण की परिभाषित कीजिए। उन्नयन कोण को परिभाषित करना है, तो उन्नयन कोण की परिभाषा हमने यहाँ पे लिख दिया है। जब वस्तु प्रेक्षण की आँख से ऊपर स्थित हो तो प्रेक्षण की आँख से जाने वाली क्षैतिज रेखा तथा वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच उन्नयन कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। इसको आप लोग आराम से लिख लेंगे। इस परिभाषा को परीक्षा में आएगा तो आराम से इसको लिख लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब यहाँ पे स्पर्श रेखा की बात हो रही है। वृत्त की स्पर्श रेखा, अब देखिए हम यहाँ पे एक वृत्त बनाएं। यहाँ इस परिधि पर अनंत बिंदुएं होती हैं। अनंत बिंदुओं को जब मिला देते हैं तो एक वृत्त बन जाता है, और अनंत बिंदु, हर एक बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक बिंदु से हम एक ही खींच सकते हैं, तो एक बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखा खींचेंगे, एक खींचेंगे, और हर एक बिंदुओं से हम एक एक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इस पे प्रश्न बोला है कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो जब एक बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे एक बिंदु पर यह स्पर्श करेगी। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। ये तो बहुत ही आसान है, पाई आर स्क्वायर। इस तरह 4 क्वेश्चन आपके वैकल्पिक कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ, सत्यासत्य। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होंगे। बिल्कुल सही है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, जहां आर एवं एच क्रमशः बेलन के आधार की त्रिज्या एवं बेलन की ऊंचाई है। ये भी ऑप्शन सही है। वृत्त की परिधि पाई आर स्क्वायर होती है, जहां आर वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, पाई आर स्क्वायर होता नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, जहां आर गोले की त्रिज्या है। ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला है किसी घटना की प्रायिकता
एक से अधिक होती है। किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या 0 और 1 के बीच में ही होगी, लेकिन एक से अधिक संभव नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत है। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। सही बात है, क्योंकि 0 से छोटी कोई प्रायिकता नहीं होती है, इसलिए यह ऑप्शन हमारा सही है। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। सही हो गया। इस तरह ये भी वीडियो कंप्लीट हो गया, और आज एक वीडियो और बना के आप लोगों को मिल जाएगी, और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अपने रफ में इसको लिखें, प्रयास करें बार बार, जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और आराम से इस वीडियो को आप हल कर लेंगे। और कमेंट्स करें जिस चैप्टर में आपको दिक्कत हो, 10वीं के गणित के किसी चैप्टर में आपको दिक्कत हो, कमेंट्स में लिखें कि सर इस चैप्टर को आप वीडियो बना के डाल दीजिए, और बहुत ही आसान तरीके से बना के डाल देंगे। आपको 100% बात समझ में आ जाएगी, और आप लोगों को अच्छे अंक मिलेंगे। इस तरह आज वीडियो का समापन करते हैं। धन्यवाद।